नमस्कार। आज के इस लेक्चर में मैं डॉक्टर प्रज्ञा टांक, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने पहले के लेक्चर्स में हम स्टडी कर चुके हैं कि डी ब्रॉगली मैटर वेव्स क्या होती हैं, किस प्रकार से उनका डुअल नेचर होता है और किस तरह से हम उनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन डाइविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने किया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ में चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। आज जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उनमें आएगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अर्थात हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। दूसरा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, परमाणुीय कक्षक। और तीसरा है सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, साई तथा साई स्क्वायर की सार्थकता। शुरू करते हैं हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के साथ। ये शुरू करें सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारे आसपास जो भी चारों ओर घूमने वाले पिंड हैं, चाहे वो आकाश में घूमने वाले हों, चाहे वो पृथ्वी में खेल के मैदान पर क्रिकेट की गेंद हो, चाहे गोल्फ की गेंद हो, उन सभी के मोशन का एक निश्चित पथ होता है, उनके घूमने का एक निश्चित पथ होता है जिसको हम डिटरमिन कर सकते हैं। परंतु फिर भी कई कण ऐसे होते हैं कि विभिन्न क्षणों में किसी भी पिंड की त्रिविमीय आकाश, 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर हम उसकी स्थिति और उसका वेग हम एक साथ ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसी के आधार पर हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। और ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक ही समय पर सटीक स्थान तथा संवेग निर्धारण करना असंभव है। स्थान से मतलब यहाँ पे हमारे मतलब है पोजीशन और संवेग मतलब मोमेंटम, कि एट वन इंस्टेंट, एट द सेम इंस्टेंट, एक ही समय पर पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ उसका निर्धारण करना असंभव है। और हम जब मैथमेटिकली आप इसी इक्वेशन को हम लिखना चाहेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मैथमेटिकली हम लिखना चाहेंगे, तो हम कहेंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4/h पाई। और डेल्टा पी क्योंकि m डेल्टा वी के फॉर्म में है, m कांस्टेंट रहता है। जिस भी पिंड को, जिस भी इलेक्ट्रॉन को, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप स्टडी कर रहे हो, उसका मास क्योंकि चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, इसलिए m को हम निकाल सकते हैं। और हम कहते हैं डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी विल बी इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी विल बी ग्रेटर देन h/4m पाई। यहाँ पे x और p की हम बात कर चुके हैं, x स्थान है, p संवेग है, परंतु डेल्टा जब हम लगा देते हैं इसके आगे, यहाँ पे हम डेल्टा x की बात हम कर रहे हैं। x तो था पोजीशन, परंतु डेल्टा x है उसमें अनिश्चितता का समावेश होना, कि स्थान में अनिश्चितता। ऐसे ही p मोमेंटम था, परंतु डेल्टा p संवेग में अनिश्चितता। इसका अगर हम सही तरीके से अनिश्चितता सिद्धांत हम देखें तो हमें अगर इलेक्ट्रॉन का सटीक वेग पता हो, मतलब उसकी अनिश्चितता बहुत कम है, अर्थात उसका डेल्टा v बहुत कम है, तो उसका स्थान अनिश्चित रहेगा। मतलब अगर वेलोसिटी पता है तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन रहेगी, अर्थात डेल्टा x की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी। डेल्टा v कम था तो डेल्टा x बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह यदि हम स्थान निश्चित रूप से जानेंगे तो उसका वेग अनिश्चित हो जाएगा। तो अगर हम एक डेफिनेशन के फॉर्म में अगर हम इसको लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, यह कहता है कि किसी भी क्षण किसी सूक्ष्म कण की स्थिति व संवेग दोनों के मानों को बिल्कुल सही ज्ञात करना संभव नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके कारणों पर, कि क्या कारण है कि अनसर्टेनिटी हम ऑब्जर्व करते हैं। हम कहते हैं अनिश्चितता मुख्य रूप से जिन कणों का हम अध्ययन कर रहे हैं उन कणों के दोहरे व्यवहार या डुअल बिहेवियर, डुअल नेचर के कारण होता है।
हर वस्तु पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों की तरह ही व्यवहार करती है। और ये क्वांटम मैकेनिक्स का फंडामेंटल पॉइंट भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक ही टाइम पर मोमेंटम और पोजीशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एट द सेम टाइम। तो हम कहते हैं, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हम तरंग से यहाँ पर क्या समझते हैं। तरंग वो डिस्टर्बेंसेस हैं, वो बाधाएं हैं जो विस्तार से समान रूप से फैली हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो कई लहरें बनती हैं जो तरंग रूपी होती हैं। और क्योंकि ये जो तरंगें जो तालाब में आई हैं वो फैली हुई होती हैं, उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, इसलिए उनके स्थान की कई संभावनाएं हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि किसी और चीज़ का हम पता नहीं लगा सकते हैं। हम उसकी दूसरी विशेषता जैसे कि वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य का पता लगा सकते हैं, उनका पता लगाया जा सकता है। और इसी वेवलेंथ के आधार पर, इसी तरंग दैर्ध्य के आधार पर, अगर हमें तरंग दैर्ध्य पता है, हमें इसकी वेवलेंथ पता है, तो हम किसका पता लगा सकते हैं, हम तरंग के संवेग को भी निश्चित रूप से जान सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे? वेवलेंथ आपको पता है तो मोमेंटम कैसे निकालेंगे? हम डी ब्रॉगलीज इक्वेशन का जो फंडामेंटल मैथमेटिकल डेरिवेशन जो था फाइनल, जिसमें लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, उसके आधार पर लैम्डा हमें नोन है तो हम मोमेंटम की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो तरंग जिनकी हम बात कर रहे थे, हमें स्थान नहीं पता है, पर हम वेवलेंथ पता करके उसकी मोमेंटम को निश्चित रूप से जान सकते हैं। ऐसे ही हम कण की बात करते हैं। कण किसी भी समय पर एक तय स्थान पर मिलेंगे कि उनका मतलब उनकी पोजीशन का पता, पार्टिकल नेचर है तो पार्टिकल की एक फिक्स पोजीशन के फॉर्म में हम इसको स्टडी कर सकते हैं। परंतु अब क्या है कि कोई भी वस्तु अगर बहुत तेज जा रही हो तो उसका संवेग बहुत ज़्यादा होगा। छोटी वस्तु है परंतु तेज़ी से जा रही हो तो उसका संवेग ज़्यादा होगा। पर अगर कोई भारी वस्तु भी है और वो धीरे भी अगर जा रही होगी तो भी उसका संवेग ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। वस्तु छोटी है पर तेज़ी से जा रही है तो मास छोटा है पर वेलोसिटी ज़्यादा है तो संवेग ज़्यादा हो गया। अगर वस्तु भारी है और धीरे जा रही है तो मास ज़्यादा है पर वेलोसिटी कम है तो भी उसका संवेग ज़्यादा हो गया। तो जो कण है उसमें हम पोजीशन तो पता लगा रहे हैं परंतु मोमेंटम का हम पता नहीं लगा पाते। और ज़्यादा संवेग, जब अभी हमने देखा डी ब्रॉगलीज इक्वेशन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ और मोमेंटम, तो अगर ज़्यादा मोमेंटम हुआ तो कम वेवलेंथ हुआ। और ये जो वेवलेंथ हैं इतनी कम होती हैं, ये तरंग दैर्ध्य इतनी कम होती है कि इसका पता लगा पाना भी कठिन होता है। अब यदि वेवलेंथ का ही पता नहीं हो तो उस कण का मोमेंटम भी नहीं हम ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात हमें ऐसे में वस्तुओं के कण और तरंग व्यवहार कि उसका वेव नेचर और उसका पार्टिकल नेचर दोनों को ही मिलाकर स्टडी करना होगा और ये देखना होगा कि स्थान और संवेग को एक साथ जानने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो कोई भी यहाँ पर आपका जो रीज़न है अनसर्टेनिटी का वो ये है कि जिस भी आप सूक्ष्म कण को आप स्टडी कर रहे हो उसके दोहरे व्यवहार के कारण आप इसकी पोजीशन और उसकी मोमेंटम में अनसर्टेनिटी का एक्सपीरियंस आप करते हैं। अब ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इसकी वैधता क्या है कि किस किस के लिए वैध है, हम किस पर इसको लागू कर सकते हैं। यह सिद्धांत केवल सूक्ष्म कण जैसे अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैध है। और जैसे ही इनका भार बढ़ेगा, क्योंकि सूक्ष्म कण हैं, इनका वेट भी से इलेक्ट्रॉन का ही है, बहुत 10⁻⁻, बहुत हाई वैल्यूज़ में रहता है। तो 1 मिलीग्राम भी अगर इनका भार बढ़ता है तो इनकी अनिश्चितता घटकर इतनी कम हो जाती है कि उसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। इसका अर्थ यहाँ पर हम ये निकाल सकते हैं, दूसरे शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि स्थान तथा संवेग एक साथ न निर्धारण कर पाना यंत्रों की, तकनीक की या देखने वाले की त्रुटि नहीं है। ये क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा ही यह तय करके ऐसा कर पाना संभव है कि
जब भी कोई भी वस्तु अगर डुअल नेचर दोहरा व्यवहार दर्शाएगी तो यही परिणाम आपको प्राप्त होगा। अतः यह वस्तुओं के दोहरे व्यवहार का अनिवार्य परिणाम है। इस कारण केवल हमारे नापने की क्षमताओं पर ही नहीं परंतु वस्तु के गुणों पर भी प्राकृतिक रूप से प्रतिबंध लग जाता है। तो हमने 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हमने कवर किए हैं कि पहली बात अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, अनसर्टेनिटी, दूसरा पॉइंट अनसर्टेनिटी क्यों होती है, और तीसरा पॉइंट इनकी वैधता क्या है। हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है एटॉमिक ऑर्बिटल, परमाणुीय कक्षक। तो यहाँ पर अब तक हमें पढ़ चुके हैं कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार जो सूक्ष्म कण हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, उसके लिए एक निश्चित पद का निर्धारण करना संभव नहीं है। इसी के कंटिन्यूएशन में बोर ने जो हमारे पास में सिद्धांत दिया था परमाणु संरचना संबंधी, जो कि ये कहता है कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक फिक्स्ड पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसका भी कोई औचित्य नहीं रहता क्योंकि फिक्स तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ अनसर्टन है, सब कुछ अनिश्चित है। अतः परमाणु संरचना संबंधी बोर सिद्धांत का कोई औचित्य नहीं रहता, जो ये कहता है कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और बोर ने इन निश्चित पथों को कक्ष या ऑर्बिट का नाम दिया था। पर ये पूरा कॉन्सेप्ट ही फेल होता नज़र आ रहा है क्योंकि अनिश्चितता का सिद्धांत आ गया। तो इस सिद्धांत के आधार पर हमने कक्ष की जगह कक्षक की अवधारणा फॉलो करते हैं। तो हम पहले ऑर्बिट की बात करते थे, अब हम ऑर्बिटल की बात करेंगे, और हम कहेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए यह तो ज्ञात करना संभव नहीं है कि किसी भी क्षण उसकी सही स्थिति या वेग क्या है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी आप पता लगा सको किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, परंतु आप क्या ज्ञात कर सकते हो, परंतु यह ज्ञात किया जा सकता है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर त्रिविमीय आकाश के किस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता कितनी है। अर्थात कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस में कौन से स्पेस में किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऑर्बिटल की डेफिनेशन हम इस तरह से बना सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर उस 3 डायमेंशनल स्पेस को ही हम ऑर्बिटल कहते हैं, कक्षक कहते हैं, जिसमें किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में एक्चुअली अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर है कि ऑर्बिट बोर ने दिया था, ऑर्बिट की अवधारणा, कक्ष की अवधारणा बोर ने दी थी, जबकि कक्षक की अवधारणा वेव क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से आई है। दूसरा है कि ऑर्बिट जो है वो इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए सिर्फ 2 डायमेंशनल पाथ है, प्लेन ऑफ पेपर में 2 डायमेंशनल पाथ है, जबकि एक कक्षक, एक ऑर्बिटल त्रिविमीय स्थान में 3 डायमेंशनल स्पेस में न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र है, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो। ऑर्बिट 2 डायमेंशनल पाथ है और जो ऑर्बिटल है वो 3 डायमेंशनल स्पेस है, किसका, कहाँ पे, न्यूक्लियस के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं अधिकतम हो। तीसरा डिफरेंस है कि कक्ष का जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर उस कक्ष में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² है, जहाँ पे n कक्ष की संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे कि पहला कक्ष है तो 2n² मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, परंतु कक्षक की अवधारणा के आधार पर कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है, जो कि परस्पर विपरीत
चक्रण या ऑपोजिट स्पिन्स वाले हों। इनमें एक कंडीशन ये जुड़ गई है कि अधिकतम संख्या 2 हो सकती है अगर वो ऑपोजिट स्पिन वाले हों, सिर्फ तभी। ठीक है, तो ये जो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने इसी के आधार पर हमने कहा है कि ये जो एक परमाणुीय कक्षक यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु का एक परमाणुीय कक्षक यहाँ पे बताया है, तो ये वो 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावनाएं मैक्सिमम है। तो यही हम इसको ऑर्बिटल के नाम से समझ सकते हैं। वो हमारा आज का लास्ट टॉपिक कि सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, कि साई क्या होता है और साई स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले वह समझते हैं कि साई तो तरंग फलन का आयाम है, इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन। साई स्वयं तो वेव का एम्पलीट्यूड है, परंतु अब ये बात आती है कि हम इसको इलेक्ट्रॉन पे कैसे लागू करें, इलेक्ट्रॉन पे हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझें। क्योंकि साई और साई स्क्वायर का जो रिलेशन है वो इस प्रकार से है कि किसी भी तरंग गुण की तीव्रता उसके तरंग फलन के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अर्थात किसी भी तरंगों की बात हो रही है इन जनरल, तो हम कहते हैं कि उसकी इंटेंसिटी जो है, किसी भी वेव की जो वेव प्रॉपर्टी की जो इंटेंसिटी है वो उसका जो भी एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो साई जो है साई स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। परंतु हम इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में हम इसको कैसे समझेंगे, तो हमने कहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी हमारे तरंग प्रकृति के ही होते हैं, तरंग प्रकृति के मानते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स को। हमने कहा उसमें डुअल नेचर है, तो पार्टिकल नेचर के साथ वेव नेचर भी है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम कह सकते हैं किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की तीव्रता उसके तरंग फलन के आयाम साई के वर्ग के समानुपाती होगी। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये चीज़ हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पर भी हम इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तीव्रता से तात्पर्य इलेक्ट्रॉन घनत्व से है। तीव्रता मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व से है। और हम ये कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वो स्थान जहाँ साई स्क्वायर का मान अधिकतम होगा वहीं इलेक्ट्रॉन का घनत्व भी अधिकतम होगा। अतः साई स्क्वायर उस संभावना या प्रायिकता को प्रकट करता है जो किसी निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के लिए उस निश्चित स्थान पर पाए जाने की है। इससे यह संभव होगा कि नाभिक के चारों ओर हम उस क्षेत्र को पहचान सकते हैं जहाँ की निश्चित ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रायिकता अधिकतम हो, मैक्सिमम हो। तो इसी चीज़ को हमने वापस से एटॉमिक ऑर्बिटल से रिलेट किया है और हमने कहा कि इसी क्षेत्र को हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहेंगे। वापस से सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए एटॉमिक ऑर्बिटल को ऑर्बिटल फिर साई और साई स्क्वायर, तो हमने एक वापस से परिभाषित कर किया है परमाणुीय कक्षक को। हमने को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि किसी भी नाभिक के चारों ओर के त्रिविमीय स्थान का वह निश्चित क्षेत्र जहाँ किसी विशिष्ट ऊर्जा ई वाले इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की उच्चतम संभावना हो वह परमाणुीय कक्षक कहलाता है। तो किसी भी न्यूक्लियस के चारों ओर का वो 3 डायमेंशनल स्पेस, वो पर्टिकुलर एरिया, 3 डायमेंशनल स्पेस का एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर एक डेफिनेट एनर्जी ई वाले इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, उस एरिया को ही हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसी चैप्टर के एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर के आगे के टॉपिक्स के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।